तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर 4 को कवर करने वाले हैं, जो कि एसएसटी जियोग्राफी का एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ भाग है। जैसा कि हम जानते हैं अपने देश भारत के बारे में, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत को कृषि प्रधान देश में से एक माना जाता है। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि और संबंधित गतिविधियों में शामिल है और यहाँ पर जीविकोपार्जन रोजगार का एक बड़ा हिस्सा कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में शामिल है, उसमें जुड़ा हुआ है। अब इस चैप्टर में हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए पूरे वीडियो में आखिरी तक। और ये जितनी भी ज़रूरी चीज़ें कृषि और उसके प्रकार, कितने प्रकार की खेती होती है और यहाँ पे कृषि में रोजगार का क्या योगदान है, कृषि से अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है, विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी फसलें किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, तमाम सारी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि एग्रीकल्चर से है, चैप्टर 4 है। यहाँ पर आप स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है, यानी कि अनाज को उत्पन्न करने के लिए कृषि एक प्रमुख स्रोत है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। कच्चा माल का मतलब कि ऐसे सामान जिससे कोई उत्पाद बनाया जाता है, जैसे कि सूती कपड़े आप पहनते हैं तो ये खेतों में कपास तैयार की जाती है और कपास के रेशों से सूती कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास के रूप में कृषि से ही आता है। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी कृषि के उत्पाद के स्वरूप ही किया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? अगर आपको याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब आगे हम बढ़ते हैं, कृषि के प्रकार के बारे में समझेंगे। कृषि कितने प्रकार की भारत में होती है? तो कृषि की अगर बात करें तो भारत में विविध प्रकार की कृषि की पद्धतियां देखी जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो कृषि के बारे में पहला टॉपिक आपको दिखेगा वह प्रारंभिक जीविका निर्वाह की कृषि है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले कृषि के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, यानी कि भारत एक पुरानी कृषिगत आर्थिक अर्थव्यवस्था रही है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ, यानी कि पहले के जो तौर तरीके थे उनमें आज के टाइम पे बहुत अंतर दिखाई देता है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यानी कि ऐसी खेती जो जीवन यापन भर के लिए की जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि की जोत का आकार छोटा होना, संसाधनों की कमी, सिंचाई की व्यवस्था की कमी और पूंजी की कमी की वजह से किसान जो हैं वो निर्वाह कृषि करते हैं, यानी कि उसमें सिर्फ अपने आवश्यकता भर का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की कृषि यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, यानी कि पुरातन कृषि करने के जो औजार थे उनके माध्यम से, जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी कि वहाँ पर अपने पास जो भी संसाधन होते हैं, जो सुलभ होते हैं, उन्हीं के माध्यम से कृषि की जाती है। कहने का मतलब घर में पिछली फसल से बीज बनाया जाता है, उसी बीज का इस्तेमाल बुआई में किया जाता है। घर पे ही जो उनके पास पुराने परंपरागत कृषि करने के उपकरण हैं, जैसे कि हल वगैरह, उससे खेती की जाती है और घर के सदस्य ही मिलकर के वहाँ पे श्रम की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनुपयुक्तता पर निर्भर करते हैं। यानी कि ऐसी खेती के लिए प्रायः मानसून आधारित कृषि होती है। तो ये इन सारे तथ्यों पर निर्भर करती है कि वहाँ की खेती कैसी होगी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर दिया गया है
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यानी कि किसी एक क्षेत्र पर, जैसे पुरानी परंपरा रही है कि उसको वहाँ पर साफ़ सफाई करके वहाँ के जो अवशेष बचते हैं उनको जला दिया जाता है और जलाने के बाद उस खेत को, उस जगह को कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। एक लंबे समय के बाद जब उस जगह की प्राकृतिक रूप से जो उर्वरता है वो ख़त्म हो जाती है तो ये प्रक्रिया कहीं दूसरी जगह अपनाई जाती है कि वहाँ पर जाकर के नई जगह पे साफ़ सफाई की जाती है, जलाया जाता है चीज़ों को और खेती की जाती है। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जिसको स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्यान्न फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग नहीं करते इसलिए इस प्रकार की खेती की उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की खेती को आज भी प्रयोग में लाया जा रहा है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम खेती कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है जिसके बारे में अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, यानी कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इस प्रकार की खेती को किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और वेनेजुएला में कोनको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से इस खेती को जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत की तो भारत में भी इसे अनेक नामों से जानते हैं। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामा डाबी या कोमान या बारिंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वालतरे के नाम से स्लैश एंड बर्न खेती को जाना जाता है। हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में यानी कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में इसको झूम खेती के नाम से जानते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कृषि करने के जो पद्धतियाँ हैं कर्तन दहन प्रणाली की, उसको भारत के तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि एक स्टोरी ऊपर दी गई है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वहाँ पर आपको भी जानकारी होगी। तो चलिए हम स्टोरी को पढ़ते हैं। एक चित्र ये आप देखिए, इस चित्र में स्लैश एंड बर्न को दिखाया गया है, इसी पर आधारित एक कथा है। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर वह जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने स्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपनी खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नई भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। तो ये रही स्टोरी। इस स्टोरी पर आधारित दो प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की खेती में सम्मिलित है, तथा क्या आप बता सकते हैं फसलों के ऐसी फसलों के नाम जो इस प्रकार की खेती में उगाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर चर्चा की। खेती का जो दूसरा प्रारूप है, जो जीविका आधारित कृषि के बाद में जो दूसरी खेती है वो है गहन जीविका कृषि। जैसा कि नाम पे ही स्पष्ट हो जा रहा है, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। यानी कि भारत के कई सारे क्षेत्र आपने पढ़े होंगे कि वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से संसाधन जो है वो दबाव का सामना करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। यह श्रम गहन खेती होती है, यानी कि यहाँ पे श्रम आवश्यकता से ज़्यादा यहाँ पे उपलब्ध होता है, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सीमित संसाधनों से ज़्यादा उत्पादन लेना होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है।
ये जो प्रश्न दिए गए आप देख रहे हैं कि क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां पर इस प्रकार की खेती की जाती है। आपके राज्य में किस प्रकार की कृषि की जाती है, आप जहां पर रहते हैं वहां पे कैसे खेती की पद्धति दिखाई देती है, आप हमें बता सकते हैं। आगे दिया है भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। यानी कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको ध्यान देने योग्य है कि भारत के कई क्षेत्रों में क्या है कि खेती में भू स्वामित्व जो है विरासत के रूप में मानी जाती है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खेतों का लगातार बंटवारा होता जाता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि जोत का आकार लगातार घटता जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके दादाजी को मिली थी 20 बीघे ज़मीन, और वो जब उसका ज़मीन का बंटवारा होगा, मान लो आपके पिताजी 2 भाई हैं, तो 20 बीघे 2 टुकड़ों यानी कि 10-10 बीघे के टुकड़ों में बंट जाएगी। फिर आप और आपके जो चचेरे भाई बहन हैं उनमें जब उसका बंटवारा होगा तो और वो कृषि जोत छोटी होती जाएगी। इससे क्या होगा, कृषि की लागत बढ़ेगी, उसकी उत्पादकता घटेगी और वहाँ पर संसाधनों का दबाव बढ़ जाएगा, जिसका नतीजा है कि गहन कृषि के रूप में हमें सामने आता है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। तो ये रहा गहन कृषि के बारे में। अब आगे है वाणिज्यिक कृषि, यानी कि ऐसी खेती जिसका उद्देश्य ही कॉमर्शियल लक्ष्य प्राप्त करना होता है, उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। यानी जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ने की खेती का उद्देश्य कपास की खेती करना है ना, जूट की खेती करना, इसका लक्ष्य होता है फसल का उत्पादन करना और उसको बेच करके बाजार में बिक्री करके आय अर्जित करना। तो वाणिज्यिक कृषि क्या है कि इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह जीविका की फसल, यानी कि अलग अलग राज्यों में इसकी जो स्थिति है वह अलग अलग प्रकार से देखी जा सकती है। अब यहाँ पर भी इस टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न आपको दिया गया है जिसका आपको जवाब ढूंढना है। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। रोपण कृषि क्या होती है? प्लांटेशन, यानी कि चाय, कॉफ़ी, तो इन सब की खेती कैसी होती है कि प्लांटेशन की जाती है, इसलिए इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर या फिर रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी कि सिर्फ एक ही फसल दूर दूर तक कई सारे ना एक लंबे क्षेत्र में बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतराफिष्ट है, यानी कि रोपण कृषि किसका एग्जाम्पल है? उद्योग और कृषि के बीच का एक योजक कड़ी है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। यानी कि जाहिर सी बात है, जब कोई एक चीज़ ज़्यादा बड़े पैमाने पर की जाएगी तो उसमें निवेश भी ज़्यादा होगा, और वह निवेश किस रूप में होता है? श्रमिक और अत्यधिक पूंजी के रूप में होता है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए भारत में चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें, यानी कि भारत की अगर बात करें तो चाय, काफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि जितना बेहतर बाजार उपलब्ध होगी, जितना अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितना अच्छा कम्युनिकेशन का साधन उपलब्ध होगा, तो पर्यावरणीय जलवायुवीय दशाओं के साथ साथ ये पॉइंट भी इस प्रकार की खेती के विकास में मदद करते हैं। अब आगे है शस्य प्रारूप। इसमें क्या है? आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि शस्य प्रारूप मतलब कृषि का प्रकार है ना, फसल का प्रकार। तो इसमें क्या है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, यानी कि भारत में फसल की 3 अलग अलग ऋतुएं हैं। कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ और जायद। तो क्या आपको जानकारी है कि रबी और खरीफ और जायद किस समय में बोई जाती हैं और किस समय में इनकी फसलों को काटा जाता है? तो अगर हम रबी फसलों की बात करें तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल से जून के
मध्य में काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलों के उदाहरण हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं और उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायता करती है। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि हरित क्रांति का इन फसलों के क्षेत्रीय प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आगे हम अगर बात करें तो हम फिर से अपने टॉपिक पे खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। यानी कि खरीफ की फसलों की अगर उदाहरण की बात करें तो ये सारी कई फसलें हैं जो खरीफ ऋतु में बोई जाती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो कोंकण तटीय क्षेत्र को आप भारत के नक्शे में चिन्हित करने का प्रयास कीजिए। पीछे पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब, अरे यार पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें ओम, औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। यानी कि असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 अलग अलग रूप से फसलें तैयार की जाती हैं, जिसको क्रमशः आस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें की जाती हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। गन्ने की अगर फसल की बात करें तो यहाँ पर मुख्य फसलों के बारे में बताया गया है। मुख्य फसलें भारत की जो हैं जैसे कि मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास इत्यादि शामिल हैं। चावल की अगर बात करें तो चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। यहाँ पे आप नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे के माध्यम से भारत में चावल की फसल की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है कि किन क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है। प्रमुख क्षेत्र और गौण क्षेत्र के रूप में इस चित्र में चावल की खेती के बारे में बताया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो यह एक खरीफ की फसल है।
जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। अगर यहाँ पे गेहूं की बात की जाए तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि गेहूँ की अगर बात करें तो उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। उसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जहां पर गेहूं की खेती की जा सकती है। आगे बताया गया है गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो इन दो क्षेत्रों में गेहूं को जो है मुख्य फसल के रूप में तैयार किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाजों की अगर बात करें तो मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व, भूसी इत्यादि पाया जाता है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि क्या है, मोटे अनाजों को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यानी कि मोटे अनाजों मिलेट्स के लिए जो प्रमुख राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा की अगर बात करें हम तो बाजरा क्या है, बलुआ उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल शामिल हैं। मक्का की बात करें तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग की जाती है। यानी कि खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग होती है और जानवरों के चारे के रूप में भी प्रयोग की जाती है। यह एक खरीफ फसल है। यहाँ पर गेहूं के उत्पादक क्षेत्रों को इस मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। अपनी बुक में देखिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कौन से क्षेत्र प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं और कौन से क्षेत्र गौण उत्पादक क्षेत्र हैं। और इसके उत्पादन के मक्के की अगर बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसी कुछ पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्के का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो ये मक्के के बारे में आपने देखा। दालों की बात अगर की जाए तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। यानी कि दालों की अगर बात करें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है किन फसलों का? दालों का। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन देने वाले स्रोत हैं। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी दालें खरीफ में, कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों
फसलों के रोटेटिंग फसल के रूप में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर दालों का अधिकाधिक उत्पादन किया जाता है। तो जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि इसको आवर्तन फसल के रूप में भी बोया जाता है क्योंकि इसकी जड़ों में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये अगली फसल के लिए नाइट्रोजन उत्पादक के रूप में एक प्रमुख स्रोत के रूप में यूज किए जाते हैं। खाद्यान्नों के अलावा और अन्य कई सारी फसलें हैं जिनका उपयोग हम अपनी कृषि को समृद्ध बनाने के लिए करते हैं, उनकी हम खेती करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। गन्ना की अगर बात करें तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी कि यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। अगर इसके बारे में और बात करें तो ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने में प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तो गन्ने के साथ साथ में अभी हम और चर्चा अगर करें तिलहनों की, यानी कि ऐसी फसलें जिनसे हमें खाद्य तेल मिलता है। तो 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल बोए गए क्षेत्रफल के 12% भाग पर तिलहन उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग की जाती हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी कि कॉस्मेटिक में, उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा यह देश में मुख्य तिलहनों के उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जो ये 2019 और 20 के आंकड़ों पर है। अलसी और अगर सरसों की बात करें तो ये रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। इसका मतलब हुआ कि तिल की खेती उत्तर भारत में खरीफ फसल के रूप में और दक्षिण भारत में रबी फसल के रूप में किया जाता है। खरीफ अरंडी जो है वो खरीफ और रबी दोनों की फसल की ऋतुओं में बोया जाता है। चाय की खेती की अगर बात की जाए तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण यानी प्लांटेशन फसल है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता होगा। इसलिए अगर अब चाय के बागानों को आप देखें तो ज़्यादातर ढलान वाले क्षेत्रों में किए जाते हैं। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रमुख मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। सन 2020 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।